पिछले क्लास में हम लोग नेफ्रॉन की रचना का अध्ययन किए। मैं समझता हूं कि आप लोगों को उस दिन डायग्राम के माध्यम से जो मैं बताया पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में, वहां आप ग्लोमेरुलस, वोमेन कैप्सूल, अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका के कंसेप्ट को समझे होंगे। आज जब फंक्शन की हम चर्चा करेंगे तो मुख्य रूप से यहां उसी बिंदु पर चर्चा होगी, घटना वही होनी है, यहीं पर मुख्य रूप से घटना घटित होगी। कैसे और क्यों, ये दोनों हम लोग देखेंगे। आपको याद होगा कि नेफ्रॉन की जो ट्यूबुलर कप लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या था? वोमेन कैप्सूल, वोमेन संपुट। और इसके अंदर जो रक्त पूरे शरीर से आई थी वह धमनिका कौन थी? अपवाही धमनिका, एफरेंट आर्टियोल्स। और यहां से एक रक्त नलिका निकलती है, अपवाही धमनिका, इफरेंट आर्टियोल। लेकिन यहां जो स्वरूप होता है धमनिकाओं का, वह रक्त केशिका के रूप में होता है, बड़ी पतली, और केशिकाओं का गुच्छा होता है। मतलब ये जगह हम लोग क्या कह सकते हैं इसको? ये हो गया ग्लोमेरुलस। ये क्या है? ग्लोमेरुलस। होता क्या है? इसका व्यास, अभिवाही धमनिका का व्यास अपवाही धमनिका से अधिक होती है। ये बहुत बड़ी मतलब क्रियात्मक जो कारण है, उसका एक बहुत बड़ा नेचुरल कारण यह है कि यहां रक्त आती है ज्यादा मात्रा में, निकलती है कम मात्रा में। स्वाभाविक है कि यहां एक प्रेशर बनेगा। तो ग्लोमेरुलस में एक प्रेशर क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि अधिक मात्रा में कोई लिक्विड आ रही है और एक पात्र में वहां से निकल रही है कम मात्रा में, और जबकि वो फ्लो में है तो वहां एक प्रेशर उत्पन्न होता है। और प्रेशर कम नहीं, बहुत बड़ी प्रेशर होती है, क्योंकि रक्त केशिकाओं में रक्त है। अब इस प्रेशर के कारण क्या होता है? ये वोमेन संपुट की जो पतली झिल्ली है, ये वोमेन संपुट के पतली झिल्ली में रक्त में जो उत्सर्जी पदार्थ हैं और कुछ उपयोगी पदार्थ भी, ये इसमें छन कर आ जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर छन के आ गए तो इसको माइनस को हम दिखा रहे हैं आपको उत्सर्जी पदार्थ, और प्लस को दिखा रहे हैं हम उपयोगी पदार्थ। ये कहां आई? वोमेन संपुट में। और यहां से फिर अभिवाही धमनिका, अपवाही धमनिका निकल रही है, तो ये जो उत्सर्जी और उपयोगी पदार्थ हैं, ये अपवाही धमनिका के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, और जो ये उत्सर्जी पदार्थ है वो यहां से भी निकल रहा है। अब ऐसी स्थिति में जब ये अपवाही धमनिका इधर से आएगी तो इस कुंडली को इससे लिपटते हुए आएगी। लिपटते हुए आएगी, इसका क्या कारण है कि जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वे कंटिन्यू वहां छूट जाएंगे, लेकिन जो उपयोगी पदार्थ है उसको यह अपवाही धमनिका फिर ऑब्जॉर्व कर लेगी। ये सेकेंड फेज है। यहां हम अभी आप लोग देखें कि ग्लोमेरुलस में प्रेशर उत्पन्न होती है, और उस प्रेशर के कारण जो रक्त के उत्सर्जी और कुछ उपयोगी पदार्थ हैं वे छनकर वोमेन संपुट में आते हैं और वहां से अपवाही धमनिका में आगे बढ़ते हैं। ये नेफ्रॉन के कार्य का पहला फेज है, जिसको निस्यंदन या फिल्ट्रेशन कहते हैं। चूंकि यह घटना ग्लोमेरुलस में होती है, इसलिए इसको ग्लोमेरुलस निस्यंदन या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। अब यहां पर मैं उसको भाषागत में उसी बात को लिख दिया हूं
कि ग्लोमेरुलस में आने वाली अभिवाही धमनिका ये के व्यास वहां से निकलने वाली ये अपवाही धमनिका से अधिक होने के कारण वहां का ग्लोमेरुलस में एक दाब उत्पन्न होती है, जिससे रक्त से यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन ऐसे कुछ पदार्थ हैं जो बोमेन संपुट की पतली झिल्ली से छन कर वृक्क नलिका में आ जाती है। ये वृक्क नलिका में आ गई, यहां से बोमेन संपुट से प्लस माइनस में करके मैं दिया। अब यहां से जो रक्त निकल रही है उसमें भी प्लस माइनस हो सकता है। अब ये यहां पर छना ये महत्वपूर्ण है, ये आपके लिए देखिए। अब ये जो उत्सर्जी पदार्थ है इसके साथ कुछ उपयोगी पदार्थ भी हैं, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल आपके लिए उत्सर्जी पदार्थ है, लेकिन ग्लूकोज, प्रोटीन, लवण ये सब तो उपयोगी है, लेकिन छन कर वो दोनों आ गए। अब इसका दूसरा फेज होगा इस उपयोगी पदार्थ को पुनः एब्जॉर्ब कर लेना, पुनः अवशोषण, रीअब्जॉर्प्शन। यह एक नोमेनक्लेचर या टेक्निकल वर्ड है। चूंकि ग्लोमेरुलस में रक्त पर उच्च दाब उत्पन्न होता है और उच्च दाब पर निस्यंदन या फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। मतलब ग्लोमेरुलस में ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रिकेशन होता है, जो नेफ्रॉन का फर्स्ट काम है। अब सेकेंड काम को देखेंगे। अब नेफ्रॉन के कार्य का दूसरा फेज पुनः अवशोषण, रीएब्जॉर्प्शन। आपके पास कोई वस्तु हो और वो किसी को दे दीजिए, फिर आप उससे प्राप्त कर लीजिए, इसको क्या कहिएगा? रीगेन, पुनः प्राप्त करना। तो अगर इसी तरह यहां रीएब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है। हम लोग कंसेप्ट के माध्यम से देखें फिगर में, ये बोमेन संपुट है। बोमेन संपुट में रक्त में से कुछ उत्सर्जी पदार्थ हानिकारक, जिसमें यूरिया और यूरिक एसिड वगैरह है, और कुछ उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, लवण इत्यादि है, वो दोनों कहां आ गए? बोमेन संपुट में। अब यहां से आ रही है कैसी ये रक्त नलिका? अपवाही धमनिका। वो बिल्कुल उससे बिल्कुल सटी हुई, एकदम वृक्क नलिका से एकदम क्लोजली अटैच्ड। और इसका फायदा क्या होता है कि इस अटैचमेंट के क्रम में ये यहां तो फिल्ट्रेशन हुआ, यहां हुआ फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट आया उसमें से ये जो पार्ट है वो अपवाही धमनिका उसकी बिल्कुल निकटता से बहती हुई इसमें के उपयोगी पदार्थ जो हैं उसको पुनः प्राप्त कर लेती है, रीएब्जॉर्ब्स, उसको पुनः अवशोषित कर लिया। अब जब सारा उपयोगी पदार्थ जब अवशोषित हो गया तब बचा क्या? केवल उत्सर्जी पदार्थ। इसीलिए मैं अब यहां केवल माइनस दिखाया हूं। यह उत्सर्जी पदार्थ हेनेले चाप होते हुए संग्राहक नलिका के माध्यम से आगे बढ़ जाएगी। मतलब नेफ्रॉन अपना काम दो स्टेज में पूरा किया, पहला फिल्ट्रेशन में और दूसरा रीएब्जॉर्प्शन में। अब इसको हम अगर भाषागत रूप से देखना चाहें तो पुनः अवशोषण, रीएब्जॉर्प्शन को इस प्रकार एक्सप्लेन किया जा सकता है। ग्लोमेरुलस में होने वाले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के कारण ये पार्ट, यहां जो रक्त आया यहां से निकला, तो निकलने का तो मैं दिखा रहा हूं, आने का नहीं दिखा रहा हूं। यहां का प्रेशर क्रिएशन हुआ, प्रेशर क्रिएशन के कारण समान जो रक्त में थे वो छनकर कहां गए? बोमेन कैप्सूल में। बोमेन संपुट से छनकर आने वाले उपयोगी पदार्थ वो क्या है? जो वृक्क नलिका के बिल्कुल संबद्धता के साथ होती है, वो ये जो उपयोगी पदार्थ आया वो अपवाही धमनिका द्वारा, भाषा थोड़ा देख लेता हूं, ग्लोमेरुलस में होने वाले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के कारण बोमेन संपुट से छनकर आने वाले उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, लवण हो गया, ये सब जो उपयोगी पदार्थ है,
अपवाही धमनिका, ये जो निकल रही है ब्लड ट्यूब, जो वृक्क इससे वृक्क नलिका से बिल्कुल क्लोजली अटैच्ड है, मैंने यहां लिखा हूं, जो वृक्क नलिका से बिल्कुल संबद्धता के साथ होती है, द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। किसके द्वारा? अपवाही धमनिका द्वारा। ये अपवाही धमनिका द्वारा उपयोगी पदार्थों को अवशोषित कर ली जाती है। अब उपयोगी पदार्थों के अवशोषण के बाद क्या बच जाएगा? उत्सर्जी पदार्थ। यह घटना पुनः अवशोषण, चूंकि इसी ब्लड में था और उसी चीज को ब्लड आगे जाकर फिर कलेक्ट कर लिया, रीगेन मतलब रीएब्जॉर्प्शन। अब यहां पर आगे क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन कहलाती है। इसके पश्चात केवल उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि ही वृक्क नलिका में बच जाते हैं और ये बचे हुए पदार्थ हैंडल चाप से होते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब अगले क्लास में हम लोगों को देखना है ये जो उत्सर्जी पदार्थ यूरिया और यूरिक एसिड गया, वो कहाँ गया? वो संग्राहक नलिका से होते हुए सामान्य संग्राहक नलिका में, वहां से मूत्रवाहिनी होते हुए मूत्राशय में। तो अगले क्लास में हम लोग सबसे पहले देखेंगे मूत्र का कंपोजिशन, अर्थात कंपोजिशन ऑफ यूरिन, और उसके बाद डायलिसिस। आज इतना ही। आप इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर गंभीरता से ध्यान दें। वीडियो को एक बार में नहीं हो 2 बार में देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।